हेलो फ्रेंड्स, लमोरे स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। मैं विकास कुमार, नए टॉपिक प्रतिबल, विकृति और हुक के नियम के साथ। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था प्रत्यास्थता क्या होती है, उसी से रिलेटेड है कि प्रतिबल क्या होगा, विकृति क्या होगी। तो देखो, पहला प्रतिबल यानी स्ट्रेस। विकृत पिंड के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रत्यानयन बल ही प्रतिबल कहलाता है। देखो, एक तो विकृत पिंड, विकृत पिंड का तात्पर्य क्या हुआ? जब आप किसी वस्तु या पिंड पर विरूपक बल लगाते हो यानी बाह्य बल लगाते हो तो वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो वो अवस्था क्या कहलाती है? विकृत अवस्था। और वो पिंड विकृत पिंड। ठीक है। तो विकृत पिंड के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रत्यानयन बल ही क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रत्यानयन, अब ये नाम आया प्रत्यानयन बल। क्या होता है? तो प्रत्यास्थता में अपन ने देखा था कि बाह्य बल लगाने पर वस्तु क्या हो जाती है? उसका आकार बदल जाता है। और जैसे ही अपन वो बाह्य बल हटा लेते हैं तो वो वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो वो जो प्रारंभिक अवस्था में आती है वो किस कारण से आती है? उसका जो आंतरिक प्रत्यानयन बल होता है ना, जो उसके विपरीत लगता है, वो उसको वापस उसकी प्रारंभिक अवस्था में लाता है। तो वो बल क्या होता है? प्रत्यानयन बल। ठीक है। और वो आंतरिक प्रत्यानयन बल ही क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल को भी पी से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है। पी बराबर प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल। और आपने एक प्रेशर के अंदर भी पढ़ा था पीछे की प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि दाब बराबर क्षेत्रफल बल बटा क्षेत्रफल। तो दोनों सेम ही है। प्रतिबल और दाब में केवल एक ही अंतर है कि दाब हमेशा लंबवत होता है। दाब हमेशा क्या होता है? लंबवत होता है। जबकि प्रतिबल है वो लंबवत भी हो सकता है, समांतर भी हो सकता है। ठीक है। तो मात्रक क्या होगा इसका? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो, बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ऐसा ही मात्रक तो हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सीजीएस में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन। ठीक है। बार बार इसको ऐसे रिपीट करते जाओ कि सीजीएस के अंदर बल का मात्रक होता है डाइन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल का मात्रक क्या होगा सीजीएस में? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करें विमा की, तो बल की विमा क्या होती है? m1L1T-2। ठीक है। तो बल की विमा तो ये होती है m1L1T-2। और बटा क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की विमा क्या होगी? L2। और इसको ऊपर ले जाओगे L2 को तो ये क्या हो जाएगा? m1L-1T-2। अब देखो विकृति की विकृति क्या होती है? स्ट्रेन। वस्तु की एक विमा में परिवर्तन तथा प्रारंभिक विमा के अनुपात को क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। आम भाषा में विकृति क्या होती है? जब अपन किसी वस्तु के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, बल लगाते हैं, कोई बाह्य बल लगाते हैं, तो वस्तु का आकार बदल जाता है। और वो आकार का बदलना ही क्या होता है? विकृति होती है। यानी कि उसकी आकार में क्या हो गया? उसके आकार में चेंज हो गया, वो परिवर्तन हो गया। तो वही क्या होती है? विकृति होती है। फिजिक्स की भाषा में बोले तो वस्तु की एक विमा में परिवर्तन तथा प्रारंभिक विमा के अनुपात को क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। जैसे पहले ही अपन पढ़ेंगे अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। मान लो आपके पास कोई वस्तु है और आपने उसको क्या किया? बाह्य बल आरोपित किया। बाह्य बल आरोपित करने पर उसकी लंबाई में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। ठीक है। तो वो जो लंबाई में परिवर्तन हुआ वो और जो उसकी प्रारंभिक लंबाई थी, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है। अब लंबाई में परिवर्तन को तो डेल एल से दिखाएंगे और प्रारंभिक लंबाई मान लो उस वस्तु की कितनी थी? एल। तो अनुदैर्ध्य विकृति कितनी होगी? डेल एल अपॉन एल। ऐसे ही अगर आयतन विकृति माने तो विरूपक बल लगाने पर किसी वस्तु के आयतन में कितना परिवर्तन हो गया? वो तो हुआ डेल वी। और प्रारंभिक आयतन कितना है? वी। तो आयतन विकृति कितनी होगी? डेल वी अपॉन वी। अब देखो स्पर्श रेखीय या अपरूपक विकृति। यदि विरूपक बल वस्तु के आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी आकृति परिवर्तित कर दे तो यह क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखीय विकृति कहलाएगा। यानी कि बल तो लगा रहे हो और बल लगाने के पश्चात आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, वस्तु के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी केवल आकृति बदल जाए तो वो क्या कहलाता है? स्पर्श रेखीय या अपरूपक विकृति। देखो अब इस डायग्राम में देखो, मान लो आपके पास ये वस्तु है, ठीक है, जिसकी लंबाई है एल।
अब आपने इसके ऊपर क्या लगाया, बल आरोपित किया। बल आरोपित किया, मान लो इधर आपने इसके धक्का लगाया तो मान लो ये इधर हो गई, बल आरोपित करने के बाद में इधर स्थापित हो गई। अब इसका आयतन तो क्या रहेगा, वही रहेगा, ठीक है ना, लेकिन इसकी आकृति क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये क्या कहलाती है, स्पर्श रेखीय या अपरूपक विकृति कहलाती है। अब वो कितना हुआ है वो देखो, स्पर्श रेखीय अपरूपक विकृति का मान है यहां से कितना, इस थीटा की वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। तो ढाल हमेशा ही क्या होता है, वाई एक्स अपॉन एक्स एक्स होता है। अब ये जो ढाल निकालेंगे कितना आएगा, ये जो कितना विरूपण हुआ है, डेल एन विरूपण हुआ है, ठीक है। तो विरूपण यानी कि उसकी आकृति में कितना परिवर्तन आया है, तो वो तो डेल एन आया है। और प्रारंभिक आकृति यानी उसकी प्रारंभिक लंबाई के एल थी, तो डेल एन अपॉन एल आ गई आपके स्पर्श रेखीय अपरूपक विकृति। अब देखो यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, हुक का नियम। हुक नामक वैज्ञानिक ने दिया था, उन्होंने क्या बताया था कि प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। ध्यान से सुनना, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल समानुपाती विकृति, प्रतिबल बराबर के गुणा विकृति। के गुणा विकृति या यहां से ई गुणा विकृति, एक ही बात है। और ई का मान क्या आएगा, ई बराबर ये विकृति इसके बटा में आ जाएगी, तो ई बराबर प्रतिबल बटा विकृति। अब इसको समझो, क्या बताया हुक ने, क्या कहा कि आपके पास कोई वस्तु है, आप उसके ऊपर बल आरोपित कर रहे हो, तो बल आरोपित करने के पश्चात उसकी जो विकृति और प्रतिबल होगा वे एक दूसरे के समानुपाती होंगे, यानी कि विकृति और प्रतिबल एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती होंगे। और वो भी किसके अंदर, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर। यानी विकृति का मान बढ़ रहा है तो प्रतिबल का मान भी कम होगा, विकृति का मान कम हो रहा है तो प्रतिबल का मान भी कम हो रहा है। कहाँ पर, प्रत्यास्थता की सीमा में। अब इसको समझो, प्रत्यास्थता की सीमा क्या है, जैसे मान लो इधर ये विकृति है, इधर प्रतिबल है, विकृति बढ़ रही है, प्रतिबल बढ़ रहा है, यानी कि एक सीधा ग्राफ आपको मिलेगा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, उस वस्तु, मान लो आपके पास कोई वस्तु है, ठीक है, आप उसके ऊपर बल आरोपित कर रहे हो, तो उसमें विकृति उत्पन्न हो रही है बल के समानुपाती, यानी जैसे जैसे आप उसका बल बढ़ा रहे हो विकृति भी क्या हो रही है उसके अंदर वैसे वैसे बढ़ रही है। लेकिन एक सीमा ऐसी आती है कि उसके बाद में वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आना धीरे धीरे बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो वो सीमा क्या कहा है आपकी, अपने पढ़ा था पिछले वीडियो में, प्रत्यास्थता सीमा। मान लो ये पॉइंट है आपका ई, यहां तक आपकी प्रत्यास्थता सीमा, यानी कि आप ई तक अगर आप बल लगा रहे हो तब तक तो वस्तु क्या हो जाती है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो ये जो ग्राफ बनेगा इधर वाला, ये तो हो गया प्रत्यास्थता क्षेत्र। अब जैसे ही आप इसका बल और बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, विकृति और होगी, लेकिन वो वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आएगा। धीरे 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 आपके पास एक ऐसी स्थिति होगी कि आप बल के मान को इतना बढ़ा दोगे कि वह वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में आने की बजाय क्या हो जाता है, टूट जाएगी। यानी कि जैसे मान लो तार है, आप उस पर बहुत ज्यादा बल लगा रहे हो तो एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर वो तार क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। और वो ही क्या कहलाएगा, आपका भंजक बल। वो जो आप बल लगा रहे हो उस समय वो क्या कहलाएगा, भंजक बल, ठीक है। तो आपको केवल इस ग्राफ के आधार पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रत्यास्थता की सीमा में हुक का नियम प्रतिबल और विकृति को ग्राफ के द्वारा किस प्रकार परिभाषित करता है। तो आपका आंसर होगा कि विकृति प्रतिबल के समानुपाती होती है, या प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। जैसे जैसे बल बढ़ा रहे हो वैसे वैसे विकृति बढ़ेगी, ठीक है। प्रतिबल समानुपाती विकृति, यानी कि एक सीधा ग्राफ आपको प्राप्त होगा किसके अंदर, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर। देखो ये यहां तक है प्रत्यास्थता सीमा आपकी ई, इसके बाद में आपको ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर ही हुक का नियम कार्य करता है, ठीक है। यानी कि विकृति बहुत कम हो, विकृति बहुत कम हो, उसी अवस्था में हुक का नियम लगता है। अब ई बराबर तो आ गया यहाँ पर, ई बराबर प्रतिबल बटा विकृति। अब देखो इसके गुणांक है अलग अलग, प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक।
प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है कि किसी पदार्थ के प्रतिबल व विकृति का अनुपात, प्रतिबल और विकृति का अनुपात ही क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। तो पहला है यंग्स मॉडुलस यानी यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात क्या कहलाएगा? यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, आपको केवल इतना ध्यान में रखना है कि प्रत्यास्थता गुणांक किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं? प्रतिबल और विकृति के अनुपात से ही क्या ज्ञात होते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक। जैसे ऊपर सूत्र में भी आपने देखा था कि E बराबर प्रतिबल बटा विकृति आया था। ठीक है, तो यहाँ पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तो प्रतिबल तो वही हो गया आपका P। ठीक है ना, दाब एक प्रकार से प्रतिबलित तो है ना, P बराबर F अपॉन A होता है। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल में तो आपने F बटा A लिख दिया। विकृति, तो विकृति में आपने पीछे देखा था कि विकृति क्या होती है कि लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, तो ये आ गई विकृति। ठीक इसी प्रकार से आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। जब आप एक ठोस को अथवा तरल के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान दाब लगाया जाए तो उसका आयतन घट जाता है जबकि आकृति अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को कैसे डिनोट किया जाता है? तो अभिलंब प्रतिबल, तो प्रतिबल तो वही आपका एफ अपॉन ए बटा आयतन पढ़ रहे हो तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा। तो आयतन, अब यहाँ पर ये जो माइनस का चिन्ह है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आप जैसे जैसे दाब बढ़ा रहे हो तो आयतन क्या हो रहा है? घटता है, यानी दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान कैसे आ गया? K बराबर F अपॉन A बटा डेल V अपॉन V। ठीक है, संपीड्यता, संपीड्यता क्या होती है? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम ही क्या होती है? संपीड्यता होती है। बस आपको केवल इतना ही याद रखना है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा संपीड्यता पर होगा, संपीड्यता होती है। पहला ऑप्शन होगा आपके पास आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम, दूसरा होगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यानी C बराबर 1 अपॉन के ही क्या होती है? संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी। अब देखो इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो कई एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, हुक का नियम केवल तभी लागू होता जब विकृति हो। अभी बताया था मैंने, विकृति क्या होनी चाहिए? बहुत ही कम होनी चाहिए, तभी हुक का नियम लागू होता है। हुक का नियम परिभाषित करता है, किसको परिभाषित करता है? प्रतिबल, विकृति, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता सीमा। तो अभी अपन ने पढ़ा था हुक का नियम। हुक का नियम क्या कहलाता है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल जो होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां से क्या निकाला था आपने? प्रतिबल बराबर E गुणा विकृति, और यहां से विकृति बटा में आएगी तो ये क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक। E क्या होता है? प्रत्यास्थता गुणांक। तो हुक का नियम किसको परिभाषित करता है? प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित करता है। E बराबर ये आ गया प्रतिबल बटा विकृति। अब देखो, यदि किसी तार की लंबाई काटकर आधी कर दी जाए तो वह अब भार सहन करेगा। कितना भार सहन? मान लो आपके पास कोई तार है और उसकी लंबाई को आपने क्या कर दिया? काटकर आधा कर दिया, तो वह अब कितना भार सहन करेगा? आधा पहले के बराबर, दोगुना, 1/4। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पहले के बराबर। कैसे? अभी अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था, भंजक बिंदु, जहां पर वो तार टूट जाता है ना। ठीक है, वो भंजक बिंदु जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। मान लो आपके पास ये तार है, ठीक है, ये होगा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो वो जो भंजक बल होता है वो किस पर निर्भर करता है? वो तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, न कि लंबाई पर। तो आप चाहे उस तार को 4 भागों में काटो, 8 में काटो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वह क्या करेगा? पहले के बराबर ही भार सहन करेगा। मान लो आपने उस तार के ऊपर 5 किलोग्राम का वजन लटका के रखा है, ठीक है, और उसमें कोई अवनमन नहीं हुआ, यानी कि वह बिल्कुल भी नहीं मुड़ा हुआ, और आपने उसको 2 भागों में काट दिया, तो उस दूसरे भाग, उन दोनों भागों पर भी आप अलग अलग 5-5 किलो वेट उस लटकाओगे तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भंजक बल जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। यानी ये जो आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना, तार है ये जो वर्ताकार है, इसी के ऊपर निर्भर करेगा, न कि लंबाई पर।
अगला देखो, प्रत्यास्थता उत्तर प्रभाव किसके लिए अधिकतम होता है। अपन ने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो प्रत्यास्थता, सब पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु क्या होती है, तो वो पढ़ी थी क्वार्ट्ज। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि उत्तर प्रभाव, यानी कि वो वापस अपनी स्थिति में आने में कुछ समय लगा देती है ना, तो वही क्या होता है, उत्तर प्रभाव होता है। ये अधिकतम किस में होता है, कांच में। किस में होता है, कांच में। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यास्थता के हुक के नियम के अनुसार यदि प्रतिबल को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिबल व विकृति का अनुपात क्या होगा। देखो, प्रत्यास्थता के हुक के नियम के अनुसार यदि प्रतिबल को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिबल व विकृति का अनुपात होगा, क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा या शून्य रहेगा या नियत रहेगा। तो देखो, अपन ने पीछे हुक के नियम में क्या पढ़ा था, जो आपको ग्राफ दिखाया था उसमें क्या कहा था मैंने, कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर तो क्या होगा, हमेशा ही जैसे जैसे आप बल बढ़ाओगे विकृति का मान क्या रहेगा, वैसे वैसे बढ़ेगा, यानी नियत रहेगा। यानी ई बराबर प्रतिबल बटा विकृति क्या होती है, नियत। तो प्रतिबल व विकृति का अनुपात क्या रहेगा, नियत रहेगा। देखो, नियत रहेगा। अब देखो छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक प्रत्यास्थ है। पूर्णतः प्रत्यास्थ तो अपन ने पढ़ा था क्वार्ट्ज। अब इनमें से आपको ये छांटना कि सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ कौन सा है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ है स्टील। कौन सा है, स्टील। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके कारण पदार्थ की प्रत्यास्थता प्रभावित होती है। पीटने व तापानुशीतन से, ताप परिवर्तन से, पदार्थ में अशुद्धि मिलाने से, या उपरोक्त सभी से। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। क्यों, क्योंकि अपन ने पीछे पढ़ा था कि पीटने पर तो क्या होता है, प्रत्यास्थता ज्यादा होती है। ठीक है, किसी पदार्थ को अगर पीट रहे हो तो उसकी प्रत्यास्थता ज्यादा होगी। ताप परिवर्तन करने से, ताप बढ़ाने से प्रत्यास्थता कम होती है। और अशुद्धियां मिलाने से, तो वो अशुद्धियां अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। यानी कि पीटने व तापानुशीतन से भी प्रत्यास्थता प्रभावित होगी, ताप परिवर्तन से भी होगी, पदार्थ में अशुद्धि मिलाने से भी होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना।